नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जिन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का 2017-18 या उसके बाद के किसी भी वर्ष में टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, उन्हें बिजनेस टू कस्टमर को जो इनवॉइस इश्यू किए जा रहे हैं, उनमें डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड लगाना 1 दिसंबर 2020 से आवश्यक हो गया है। डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड के बारे में कुछ इश्यूज का क्लैरिफिकेशंस देता हुआ सर्कुलर नंबर 156/12/2021 जीएसटी डेटेड 21 जून 2021 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जारी किया है। जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा होने के कारण उन्हें अपने इनवॉइसेस में क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक था, उन्होंने 1 दिसंबर 2020 से 30 जून 2021 तक यदि इनवॉइसेस में क्यूआर कोड नहीं भी दर्शाया होगा तो उन पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी यदि वे 1 जुलाई 2021 से क्यूआर कोड लगाना प्रारंभ कर दें। क्यूआर कोड कौन से इनवॉइसेस में लगाना है, कौन से इनवॉइसेस में नहीं लगाना, या क्यूआर कोड के अंदर कौन सी डिटेल्स दर्शानी आवश्यक है और कौन सी डिटेल्स नहीं भी दर्शाएं तो चलेगा, उसके बारे में कई रेफरेंसेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के पास गए थे, जिन्हें एग्जामिन करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इस सर्कुलर के माध्यम से उनका स्पष्टीकरण दिया है। पहला इश्यू यह है कि जिन कस्टमर्स के पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, उन्हें यदि इनवॉइस इश्यू किया जा रहा है तो ऐसे इनवॉइस पर डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक है क्या। इस संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर यह खास करके जो विदेश के दूतावास होते हैं भारत में, उन्हें या यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, उन्हें जारी किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी जीएसटी लगाया हो उन्हें सप्लाई करने पर उनका वे रिफंड प्राप्त कर सके, क्योंकि उन दूतावासों को या यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी को जो भी सप्लाई होता है उन पर पहले तो जीएसटी लग जाता है, लेकिन उसका रिफंड उन दूतावास को या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को मिल जाता है। इस संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन का अर्थ जो सेक्शन 25 में जिन्हें रजिस्ट्रेशन दिया गया वो है, लेकिन उसमें यूनिक आइडेंटिटी नंबर जिन्हें दिया है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो जो जिन्हें यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया है वो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो उनको कस्टमर माना जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस नहीं माना जाएगा, वो ट्रांजैक्शन को उसे बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई माना जाएगा और ऐसे इनवॉइस पर क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक है। जहां पर सप्लायर पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से रिसीव करता है, वहां यूपीआई आईडी व उसके बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड, जिसे इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड भी कहते हैं, उससे लिंक होता है। ऐसे केस में जब यूपीआई आईडी क्यूआर कोड के अंदर दर्शा दी गई हो तो क्या अलग से बैंक अकाउंट और आईएफएससी भी दर्शाना आवश्यक है। इस इश्यू के लिए सीबीआईसी ने यह क्लैरिफिकेशन दिया है कि क्योंकि यूपीआई आईडी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से लिंक होती है, इसलिए ऐसे केस में जहां पर डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर यूपीआई आईडी दर्शा दी गई है, वहां अलग से बैंक अकाउंट की डिटेल और इंडियन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कोड यानी आईएफएससी दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इश्यू यह है कि जहां पर सप्लायर के बदले में कोई अन्य ऑथोराइज्ड पर्सन पेमेंट कलेक्ट करता है, जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट रिसीव करता है, पेमेंट डायरेक्टली सप्लायर के पास नहीं जाता है, तो ऐसे केस में जो ऑथोराइज्ड पर्सन या ई कॉमर्स ऑपरेटर है, क्या उनका यूपीआई
आईडी दर्शा दें तो चलेगा या सप्लायर का भी यूपीआई आईडी दर्शाना पड़ेगा। इसके लिए यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसे केसेस में जो व्यक्ति पेमेंट कलेक्ट कर रहा है उसी का यूपीआई आईडी दर्शा दिया जाए तो सप्लायर का अलग से यूपीआई आईडी दर्शाने की आवश्यकता क्यूआर कोड के अंदर नहीं है। कुछ केसेस में सर्विस रिसिपिएंट भारत के बाहर स्थित हो सकता है, उसका पेमेंट भी फॉरेन एक्सचेंज में आया हो सकता है, लेकिन आईजीएसटी एक्ट 2017 के तहत प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इंडिया में ही माना जाता है। ऐसे केसेस में इस ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट नहीं मानते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या ऐसे इनवॉइस में डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक है? उदाहरण के तौर पर जो इंटरमीडिएरी सर्विसेज है, कमीशन बेसिस पर यदि कोई व्यक्ति भारत में रहकर काम कर रहा है अपने फॉरेन के क्लाइंट के लिए, तो इंटरमीडिएरी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वही होता है जहां पर सप्लायर स्थित है। तो वह इंटरमीडिएरी इंडिया में स्थित है, उसे कमीशन का इनवॉइस वह फॉरेन क्लाइंट पर इश्यू करेगा, उसका कमीशन का पेमेंट भी फॉरेन एक्सचेंज से आ जाएगा, लेकिन उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। तो क्या उस इनवॉइस पर डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक होगा? इसका स्पष्टीकरण यह दिया है कि ऐसे इनवॉइस में डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक नहीं होगा। जहां पर भी इनवॉइस भारत के बाहर स्थित रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज को इश्यू किया जा रहा है और उसका पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में आ रहा है, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होने के बावजूद भी ऐसे इनवॉइस पर डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाने के बावजूद भी वह व्यक्ति इंडियन रुपीज में तो पेमेंट कर सकने वाला नहीं है। और मुख्यतः यह डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाने का उद्देश्य यही है कि इस क्यूआर कोड के आधार पर जो बायर है वह अपना भुगतान कर सके। कुछ केसेस में जहां पर रिटेल सेल होता है ओवर द काउंटर, वहां पर इनवॉइस इश्यू करने से पहले ही डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड डिजिटल मोड से डिस्प्ले कर दिया जाता है। उसी डायनामिक क्यूआर कोड के आधार पर पेमेंट कर दिया जाता है और पेमेंट होने के बाद ही इनवॉइस नंबर भी जनरेट होता है और उससे पहले इनवॉइस नंबर जनरेट नहीं होता। तो ऐसे केस में उस डायनामिक क्यूआर कोड में बिना इनवॉइस नंबर के भी क्या काम चल सकता है? यहां पर यह भी बताया है कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में एक यूनिक ऑर्डर आईडी या सेल्फ रेफरेंस नंबर तो पहले ही जनरेट हो ही चुका होता है और वह डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर दर्शाया ही होता है। तो ऐसे केस में बिना इनवॉइस नंबर के क्या चल सकता है? इसमें यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि जहां पर डिजिटल डिस्प्ले में डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाया हो पहले और उस समय इनवॉइस नंबर उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसे केस में यूनिक ऑर्डर आईडी नंबर या यूनिक सेल्स रेफरेंस नंबर जो बाद में जनरेट होने वाले इनवॉइस नंबर के साथ लिंक्ड हो, वह डायनामिक क्यूआर कोड में दर्शाने से इसकी डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट जीएसटी कानून के तहत में पूरी मानी जाएगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू का क्लैरिफिकेशन दिया है। जहां पर पार्ट पेमेंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका हो और बाकी का पार्ट पेमेंट ही रिसीव करना हो, तो उस केस में डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर इनवॉइस वैल्यू कौन सी दर्शानी है, उसका स्पष्टीकरण यह दे दिया गया है कि जहां पर पार्ट पेमेंट किसी भी फॉर्म में, चाहे डिस्काउंट कूपन के फॉर्म में या वाउचर के हिसाब से या एक्चुअल में भी पार्ट पेमेंट रिसीव हो गया हो, तो वैसे केस में जो रिमेनिंग अमाउंट कस्टमर्स के द्वारा भुगतान किया जाना बाकी है, उसी अमाउंट को इनवॉइस वैल्यू की जगह पर डायनामिक क्यूआर कोड में दर्शाना है। जबकि इनवॉइस में सारी डिटेल देनी है कि इनवॉइस की पूरी वैल्यू कितनी थी, उसमें से
पार्ट पेमेंट कितना रिसीव हो गया या डिस्काउंट कितना दिया गया या एडजस्टमेंट कितना हुआ और बाकी की अमाउंट रिमेनिंग कितनी रह गई, ये इनवॉइस में दर्शाया जाएगा। लेकिन जो डायनामिक क्यूआर कोड है उसमें जितनी अमाउंट कस्टमर से लेनी है वही अमाउंट इनवॉइस वैल्यू की जगह पर दर्शाई जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।